नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों और विद्यार्थियों का लेखा शास्त्र की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं उन विद्यार्थियों का विशेष रूप से स्वागत करूंगा जिन्होंने इस वर्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वाणिज्य विषय को करियर के रूप में चुना है। मैं उन ऐसे बालकों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने यह विषय चयन करके कोई गलती नहीं की है। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और विषय के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से आपने जो करियर गोल सेट कर रखे हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे। मैं अपनी कक्षा में आपसे कुछ उम्मीदें चाहता हूं कि सर्वप्रथम जब भी आप वीडियोस देखें तो एक नोटबुक और पेन अवश्य लेके बैठें और जो भी बोर्ड पर लिखा होता है उसे अवश्य नोट करें और उसकी पुनरावृत्ति भी करें। मेरी कक्षा की सफलता 3 बातों पर निर्भर है: धैर्य, विश्वास और कड़ी मेहनत। आप धैर्य बनाए रखें और मेरे सारे एपिसोड अंत तक अवश्य देखें। साथ ही मुझ पर विश्वास रखें कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आप कड़ी मेहनत करें और विषय को आगे ले जाएं। आपको विषय बड़ा पसंद आएगा। लेखा शास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। वाणिज्य विषय लेने के पश्चात सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा कि वाणिज्य क्या है, और आपसे प्रश्न भी हो सकता है कि अगर आपने वाणिज्य विषय लिया है तो वाणिज्य किसे कहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी कक्षा की शुरुआत इस शब्द से ही करते हैं और समझते हैं कि वाणिज्य क्या है। वाणिज्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का अर्थ या वाणिज्य का अर्थ समझने के लिए केवल 2 शब्दों को समझना है: व्यापार व व्यापार की सहायक क्रियाएं। पुनः सुनिए, व्यापार व व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये दोनों मिलके वाणिज्य का अर्थ बनाते हैं। तो हम समझते हैं व्यापार किसे कहते हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा लेकिन समझना आवश्यक है। तो देखिए, व्यापार का तात्पर्य है वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। यहां पर भी 2 चीजें आपके समक्ष हैं: वस्तुएं और सेवाएं। वाणिज्य में वस्तुओं का लेन देन आप समझ सकते हैं। आप किसी दुकान पर गए, डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए या ऑनलाइन शॉपिंग पे गए और वस्तुएं आपने क्रय की, तो वस्तुएं क्रय करने के बदले में आपने राशि का भुगतान किया। यह हो गया वस्तुओं का लेन देन। सेवाओं का लेन देन, तो वाणिज्य की क्रियाओं में भी बहुत सारी सेवाएं होती है। जैसे यातायात, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसकी उन सेवाओं के बदले में आपको कुछ न कुछ राशि चुकानी पड़ेगी, तो ये कहलाता है सेवाओं का लेन देन। तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कहलाता है व्यापार। इसी प्रकार से व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये सहायक क्रियाएं व्यवसाय को सहयोग प्रदान करती है और इनके बिना व्यवसाय संभव नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करने के लिए कई सहायक क्रियाएं सहयोग प्रदान करती है। आज के दौर में जहां मुद्रा का लेन देन बड़ी मात्रा में होता है और ऑनलाइन होता है, ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ती है बैंक की, और ये सुविधाएं कहलाती है बैंकिंग। तो बैंकिंग जो है वो व्यवसाय की सहायक क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से यातायात, यातायात के माध्यम से वस्तुओं, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों को, मजदूर को, स्वयं व्यवसायी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना पड़ता है और इसके लिए सहयोग प्रदान करता है यातायात। अगला है संचार माध्यम। इससे आप अच्छी तरह से परिचित है। आज का दौर संचार क्रांति का दौर है और यह मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आज की तारीख में सूचनाओं का लेन देन आसानी से संभव हो पाया है और वो हो पाया है संचार के माध्यम से। यदि आपको वस्तुओं का आदेश देना है, वस्तुओं का सैंपल देखना है, वस्तुओं की मूल्य देखना है, तो संचार माध्यम के द्वारा बहुत आसानी से आपके समक्ष जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार से डाक विभाग या कुरियर सर्विस। डाक विभाग का कार्य है वस्तु को या आपकी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना।
और यही कार्य कुरियर सर्विस भी करता है। तो व्यवसाय में डाक विभाग या कुरियर सर्विस भी सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार से बीमा, इंश्योरेंस कंपनी श्रमिकों पे के जीवन पर बीमा, इसके अतिरिक्त वस्तुओं का बीमा, वस्तुओं को अग्नि से नष्ट होने पर उसका भुगतान है, वस्तुओं का माल का चोरी चले जाना उसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो बीमा कंपनी भी व्यवसाय को सहयोग प्रदान करती है। इसी प्रकार से गोदाम, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं वेयर हाउसेस, जो वस्तुएं निर्मित होती है वे निर्मित वस्तुएं तुरंत मार्केट में नहीं बिकती है, तो उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वेयर हाउसेज की जरूरत पड़ती है। जो कंपनियां वेयर हाउस उपलब्ध कराती है तो वे भी वाणिज्य में शामिल है। और अन्य सभी क्रियाएं जो व्यवसाय को सहयोग प्रदान करती है कहलाती है सहायक क्रियाएं। तो इस प्रकार से व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं मिलकर बनती है वाणिज्य। अगर आपसे पूछा जाए कि वाणिज्य किसे कहते हैं तो बहुत ही सरल शब्दों में आप बता सकते हैं कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं जैसे बैंकिंग, यातायात, संचार, डाक विभाग, बीमा, गोदाम आदि मिलकर शब्द बना है वाणिज्य। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि वाणिज्य किसे कहते हैं। अब हम आते हैं अपने विषय की ओर। तो आपने जब वाणिज्य विषय लिया तो वाणिज्य विषय में 3 ऐच्छिक विषय आपके समक्ष हैं: लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और अर्थशास्त्र। कुछ बालक गणित को भी लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो 3 जो विषय हैं उन विषय में हम जो अध्ययन करेंगे वो है लेखाशास्त्र। लेखाशास्त्र में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रथम इकाई, और उस इकाई का नाम है लेखाशास्त्र एक परिचय। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, इसका उद्भव किस प्रकार हुआ और विकास किस प्रकार हुआ। तो मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रारंभ हुआ, और वस्तु विनिमय के पश्चात मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, और मुद्रा के प्रादुर्भाव से जो है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय प्रारंभ हुआ। तो जब से यह प्रारंभ हुआ तब से ही लेखे की आवश्यकता पड़ी है। लेखांकन में एक कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ है, क्योंकि मनुष्य के याद करने की क्षमता बहुत सीमित है और व्यवसाय के जो लेन देन हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव कहाँ से हुआ। यह हम मानते हैं कि जब से ये कार्य प्रारंभ हुआ किसी न किसी रूप में लेखे अवश्य थे और लेखांकन रखा जाता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान दोहरा लेखा प्रणाली की। तो इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वह आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं। सर्वप्रथम 1494 में इटली के मुख्य बातें आप ध्यान रखें। इटली के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली, जो कि एक गणितज्ञ थे, ने सर्वप्रथम दोहरा लेखा प्रणाली पर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले कच्चा रोजनामचा और रोकड़ बही का उपयोग किया। इस बही का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह अंग्रेजी अनुवाद लगभग 50 वर्ष पश्चात 1543 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया लंदन के ह्यूज ओल्ड कैसल। ये नाम आप याद करें, लुकास पेसियोली और ह्यूज ओल्ड कैसल। इन्होंने उक्त पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो अंग्रेजी अनुवाद करने से पूरे विश्व को पता लगा कि इस प्रकार से व्यापार में लेखांकन की एक दोहरा लेखा प्रणाली है और इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात जो पुस्तक आई वो आई 1795 में। एडवर्ड जोन्स ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो आप देख सकते हैं कि बुक कीपिंग की अंग्रेजी प्रणाली तो सर्वप्रथम
जो बुक कीपिंग है उसको अंग्रेजी प्रणाली के रूप में जो लाया गया वो लाया गया एडवर्ड जोन्स के द्वारा। तो इस प्रकार से संक्षेप में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके सामने हैं। सर्वप्रथम जो पुस्तक लिखी 1494 में लुकास पेशियोली ने, डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, और उस पुस्तक में कच्चा रोजनामचा और रोकड़वे का प्रयोग किया गया। उसी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया लंदन के ह्यूज ओल्ड कैसिल ने 1543 में। उसके पश्चात एक पुस्तक आई जिसे कहते हैं द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, और यह पुस्तक लिखी एडवर्ड जोन्स ने। इसके पश्चात दोहरा लेखा प्रणाली में और लेखांकन में आवश्यकता के अनुसार कई सुधार होते गए, और आज जो प्रणाली हम देख रहे हैं वह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। आपको इस विषय में 3 शब्द मिलेंगे जो आपको प्रतीत होगा कि यह समानार्थी शब्द है, और ये शब्द है पुष्पालन, लेखांकन एवं लेखाशास्त्र। इन शब्दों को इंग्लिश में कहते हैं पुष्पालन को कहते हैं बुक कीपिंग, लेखांकन को अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटिंग, और लेखाशास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेंसी। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। आइए अब हम समझते हैं सर्वप्रथम पुष्पालन को। पुष्पालन को ही अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग से ही इसका अर्थ निकल के आता है बुक प्लस कीपिंग, अर्थात पुस्तकें रखना। पुस्तकें कौन सी रखना? हिसाब किताब की पुस्तकें रखना। पुष्पालन के अर्थ को भली प्रकार समझने के लिए हमने 2 विद्वानों की परिभाषाओं का सहारा लिया है। आइए हम समझते हैं। सर्वप्रथम J.R. बाटलीबाई ने पुष्पालन की परिभाषा देते हुए कहा कि पुष्पालन व्यापारिक व्यवहारों को उचित खातों में दर्ज करने की कला है। इसी प्रकार से आर.एन. कार्टर ने अपनी बात इन शब्दों में कही कि पुष्पालन उन सब व्यापारिक व्यवहारों को जिनमें मुद्रा या मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण होता है। हिसाब किताब की पुस्तकों में सही लिखने का विज्ञान व कला है। इन दोनों परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से समझें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों परिभाषाओं में कॉमन है। जैसे सर्वप्रथम देखिए, J.R. बाटलीबाई ने जहां व्यापारिक लेन देनों शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं पर आर.एन. कार्टर ने व्यापारिक व्यवहारों शब्द का इस्तेमाल किया। दोनों बातें एक ही है। इसी प्रकार से J.R. बाटलीबाई ने कहा कि लेन देनों को उचित खातों में दर्ज करने, यहाँ पर इन्होंने बात कही है उचित खातों में दर्ज करने की, वहीं पर आर.एन. कार्टर ने बात कही है हिसाब किताब की पुस्तकों में सही लिखने को। और इसी प्रकार से J.R. बाटलीबाई ने कहा है कि पुष्पालन कला है, तो आर.एन. कार्टर ने कहा है कि यह विज्ञान एवं कला दोनों है। दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने से कुछ सारांश निकल के हमारे सामने आ रहे हैं ताकि हम पुष्पालन को भली प्रकार से समझ सकें। तो सारांश इस प्रकार से है कि पुष्पालन व्यापारिक व्यवहारों, ध्यान से समझिए, व्यापारिक व्यवहारों अर्थात उन व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है जो व्यवसाय से संबंधित है। व्यवसाय के बाहर व्यवसाय के कोई व्यवहार हैं तो उनका लेखा हमारी लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। तो पुष्पालन में पहली बात जो निकल के आती है वह है व्यापारिक व्यवहारों का लेखा। दूसरी बात जो निकल के आती है वह है कि व्यवहारों का लेखा अवश्य करें, लेकिन ऐसे व्यवहारों का लेखा किया जाए जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। यह बात कही है किसने? आर.एन. कार्टर ने। मुद्रा या मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण। तो उन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाएगा जिनको मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है।
चाहे उनका प्रभाव व्यवसाय के लाभ हानि पर पड़े या न पड़े। जैसे मान लीजिए कि व्यवसायी के न रहने से व्यवसाय को होने वाला नुकसान, तो इस प्रकार से कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है। तो देखिए दूसरी बात जो आती है निकल करके वो आती है कि व्यापारिक व्यवहारों को मुद्रा या मुद्रा में मापा जा सकता है, उसका लेखा ही किया जाएगा क्योंकि हमें राशि भी लिखनी होती है। तीसरी बात, व्यवहारों का लेखा हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में, यह बात बिल्कुल सही है कि लेखांकन की निश्चित पुस्तकें होती है, जैसे रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही आदि। तो इन बहियों में निश्चित व्यवहारों का लेखा होता है। तो जब हम लेखांकन रखते हैं तो हमें निश्चित बहियाँ भी रखनी होती है। तो इसी प्रकार से अंतिम जो बात आती है पुष्प पालन की, कि पुष्प पालन विज्ञान और कला दोनों है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान कोई भी ज्ञान जिसका हम अध्ययन क्रमबद्ध रूप से कर सकते हैं, जिसके निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं। तो लेखांकन के भी निश्चित नियम और सिद्धांत हैं और उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही विज्ञान की एक बात और है, और वो है कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना। तो लेखांकन सिद्धांतों का जब हम पालन करते हैं तो उससे कई निष्कर्ष निकल के आते हैं, तो कारण और परिणाम के संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो पुष्प पालन एक विज्ञान है। और कला ज्ञान को व्यावहारिक रूप में अप्लाई करने से है। तो अगर हम पुष्प पालन के जो सिद्धांत हैं और नियम हैं एज इट इज़ हर व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फुटकर व्यापारी, चाय की दुकान लगाने वाला व्यापारी, उद्योग धंधे, कंपनी या गैर व्यापारिक संस्थाएं, सभी को आपको बताना पड़ेगा कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार से रखना आपके लिए उचित होगा। एक फुटकर व्यापारी जो लेखा पुस्तकें रखता है वैसी लेखा पुस्तकें उद्योग धंधे नहीं रख सकता, और उद्योग धंधे जो रख सकता है वो फुटकर व्यापारी नहीं रख सकता। तो यह कहलाता है कला पक्ष। तो पुनः एक बात समझिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पुष्प पालन या बुक कीपिंग किसे कहते हैं, तो हम बहुत ही सरल शब्दों में बता सकते हैं कि पुष्प पालन व्यापारिक व्यवहारों को जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है को उचित हिसाब किताब की पुस्तकों में सही दर्ज करने का विज्ञान और कला है। पुष्प पालन के अध्ययन के पश्चात आइए अब हम समझते हैं कि लेखांकन क्या है। लेखांकन को अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटिंग। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अंग्रेजी शब्द भी आपको याद होने चाहिए। तो देखिए लेखांकन को समझने के लिए हम एक परिभाषा का सहारा लेते हैं, और ये परिभाषा दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यह लेखांकन की एक सुप्रसिद्ध संस्थान है जिसने लेखांकन के संबंध में अपनी परिभाषा दी है। तो आइए हम समझते हैं इस परिभाषा को। लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाएं, ध्यान से आप लोग शब्दों को समझिए, व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से, देखिए हर एक जो शब्द है उन शब्दों में ही इसका अर्थ है प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश में व्यक्त करने व परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करने की कला है। इन शब्दों को हम लोग समझते हैं। लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाएं, तो पहली बात सामने आती है कि केवल व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं का लेखा लेखांकन में होता है। दूसरी बात जो आती है वो है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं। तो केवल व्यवसाय के लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाएगा जिन्हें
मुद्रा में मापा जा सकता है। यह बात आपने पुस्तपालन के अंदर भी समझी थी। इसके पश्चात है प्रभावपूर्ण विधि से लिखना है। वही बात है, हमने वहाँ पढ़ा था हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना है। तो प्रभावपूर्ण विधि से लिखने का तात्पर्य है निश्चित पुस्तकों में निश्चित नियमों के तहत क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से लेखा करना। तो प्रभावपूर्ण विधि से लिखना है। वर्गीकृत करने, वर्गीकृत करने का मतलब यह है कि लेखांकन में एक बही बनती है जिसका नाम है खाता बही, इंग्लिश में कहते हैं लेजर। उस लेजर में प्रारंभिक लेखे से अलग अलग खातों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण करने, उसके पश्चात सारांश में व्यक्त करने। सारांश में व्यक्त करने से तात्पर्य यह है कि अंतिम सारांश के लेखे अर्थात वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और व्यवसाय के लाभ हानि की जानकारी के लिए विवरण बनाना। तत्पश्चात परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करने की कला है। तो जो भी वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण बनते हैं, उन विवरणों में जो मदें हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या। इसका मतलब यह है कि भेदभाव पूर्ण निर्णय न निकाल करके हम लोग जो है पक्षपात, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इनका निष्कर्ष निकालें, और उसकी ये कला है। तो लेखांकन एक कला है। अब देखिए, लेखांकन की जो परिभाषा है वह कई विद्वानों ने दी है। तो जो विद्वान लोग उन्होंने परिभाषाएं दी है, उन विद्वानों की परिभाषाओं का अगर आप अध्ययन करते हैं तो एक सार रूप में लेखांकन का अर्थ हमारे समक्ष आता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और कहीं पर अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि लेखांकन क्या है। तो लेखांकन का जो अर्थ है उसको समझिए। एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाओं। सबसे पहली बात, लेखांकन में केवल व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं का लेखा किया जाएगा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि जिन घटनाओं को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है, भले ही वो व्यवसाय की लाभ हानि और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता हो, पर उसका लेखा नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से लिखना है। वही बात पुनः रिपीट होती है कि हिसाब किताब की सही सही पुस्तकों में नियम से लिखा करना। वर्गीकरण का तात्पर्य पुनः यही है। वर्गीकरण तात्पर्य हो गया खाता बही में अलग अलग खाते खोलना। संग्रह करना, यहाँ संग्रह करने का तात्पर्य है कि एक निश्चित तिथि को समस्त खातों के शेष ज्ञात करके एक विवरण बनता है ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस में यह पता करना कि खाते गणित रूप से शुद्ध हैं या नहीं है। यह बात आगे आने वाले जो अध्याय हैं, जो अपने वीडियोस हैं, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो वर्गीकरण करने, संग्रह करने, अंतिम सारांश के लेखे। यह पुनः बात रिपीट होती है कि वर्ष के वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम सारांश के लेखे बनते हैं। उन लेखों से ज्ञात होता है कि व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुई, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अर्थात व्यवसाय की संपत्तियां और दायित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब उन विवरणों से हमें करना है क्या? उनका विश्लेषण करना है, उनकी व्याख्या करनी है, निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष निकालने के पश्चात संप्रेषण। यहाँ संप्रेषण का तात्पर्य है कि व्यावसायिक लेखों से उन व्यक्तियों को जो व्यवसाय में हित रखते हैं, उन्हें उनकी जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं संप्रेषित करना। अब व्यवसाय में हित रखने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? तो सर्वप्रथम आता है स्वामी। तो स्वामी ये चाहता है कि उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, समय समय पर उसको लाभांश मिलता रहे। फिर आते हैं कर्मचारी। कर्मचारी यह चाहते हैं कि, या लेबर यह चाहते हैं कि उन्हें समय पर वेतन और मजदूरी प्राप्त हो, लाभ मतलब बोनस प्राप्त हो, साथ में उनकी जो सर्विस है उसकी सुरक्षा रहे। अगर व्यवसाय स्थायित्व रूप से प्रगति कर रहा है तो उनकी जो है वो सर्विस जो है वो सुरक्षित है। इसी प्रकार से सरकार चाहती है टैक्स। तो टैक्स के अंदर इनकम टैक्स है, जीएसटी है या अन्य प्रकार के टैक्स। तो उन टैक्स का भुगतान बराबर संस्था द्वारा, व्यवसाय द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, गणना बराबर की जा रही है या नहीं की जा रही है, तो वो सूचनाएं उनको दी जाती है।
इसी प्रकार से बैंक चाहता है कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसी प्रकार से और भी पक्ष हैं जो व्यवसाय में हित रखते हैं, अंशधारी, तो अंशधारी को लाभांश चाहिए, ठीक है। और भी जो पक्ष हैं जो व्यवसाय में हित रखते हैं उनको जो सूचनाएं चाहिए वो सूचनाएं संप्रेषित करना। और अंत में वही बात आती है कि लेखांकन विज्ञान एवं कला है। तो विज्ञान और कला वाली बात पुष्पपालन में हमने समझी है। अब आप देखिए, इस लेखांकन के अर्थ में एक सीमा तक पुष्पपालन चलता है, उसके पश्चात लेखांकन प्रारंभ हो जाता है। तो लेखांकन जो है वह पुष्पपालन के पश्चात प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि बुक कीपिंग या पुष्पपालन क्या है और लेखांकन क्या है। पुष्पपालन, लेखांकन समझने के पश्चात अब हम समझते हैं कि लेखाशास्त्र किसे कहते हैं। लेखाशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेंसी। इसको समझिए, लेखाशास्त्र ज्ञान का वह क्षेत्र है, अर्थात एक विशेष क्षेत्र है जिसमें लेखों से संबंधित, अकाउंट्स से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। पुनः समझिए, लेखाशास्त्र ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है जिसमें लेखों से संबंधित नियमों और सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। इनके आधार पर जो नियम और सिद्धांत स्थापित किए गए लेखाशास्त्र के द्वारा, उन सिद्धांतों के आधार पर ही पुष्पपालन और लेखांकन की कार्य प्रणाली निर्भर है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि लेखाशास्त्र एक बहुत बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है। जिस प्रकार से अर्थशास्त्र एक क्षेत्र है, विज्ञान एक क्षेत्र है, इसी प्रकार से लेखाशास्त्र भी एक लेखे का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में लेखे से संबंधित नियम और सिद्धांतों की स्थापना की जाती है और उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही पुष्पपालन और लेखांकन की कार्य प्रणाली निर्भर है। तो तीनों चीज समझने के पश्चात पुष्पपालन अर्थात बुक कीपिंग, लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग और लेखाशास्त्र अर्थात अकाउंटेंसी समझने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पुष्पपालन जो है वो लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। जो प्रारंभिक कार्य है वह कार्य किया जाता है पुष्पपालन के अंदर, और जहां पुष्पपालन का कार्य समाप्त होता है और उसके पश्चात लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो लेखांकन जो है वो लेखाशास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। सेकंड जो स्टेप है वो है लेखांकन। अब एक बात और समझिए इसमें कि पुष्पपालन और लेखांकन वास्तव में एक प्रणाली है, जबकि लेखाशास्त्र क्या है, ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है। एक प्रणाली है जो लेखाशास्त्र हेतु अपनाई जाती है। आप बात को समझ गए होंगे कि लेखाशास्त्र एक वृहद ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर ही लेखांकन है, उसी के अंदर पुष्पपालन है, और पुष्पपालन लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। जहाँ पुष्पपालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखांकन का कार्य प्रारंभ होते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से भी पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। तीनों चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब तक जो बात आपको समझाई गई है कि पुष्पपालन जो है वो लेखांकन का भाग है और लेखांकन जो है वो लेखाशास्त्र का। तो लेखांकन और पुष्पपालन दोनों ही लेखाशास्त्र में शामिल है। इस प्रकार से लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी एक बड़ा शब्द है, बड़ा अर्थ रखता है, और उसी के अंदर आता है लेखांकन, और लेखांकन का जो भाग है वो है पुष्पपालन। तो विद्यार्थियों, आपने भली प्रकार समझ लिया होगा कि जो समानार्थी शब्द है पुष्पपालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र, उसमें क्या अंतर है। प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा इसके लिंक को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।